सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द इल्यूजन। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी वोकैब की आज कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने टोटल 4 क्लासेस कर चुके हैं वोकैब की। अगर आपने नहीं देखा है वो जाकर देख लो, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे के सारे हैं। और आज का जो टॉपिक है ये उनसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कौन सा टॉपिक है चलिए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है झूठे लोगों और उनके झूठ बोलने के तरीकों के बारे में। ठीक है जी हाँ, झूठे लोग मतलब हमारे आसपास किन तरह के झूठे लोग होते हैं और वो कितने तरह से झूठ बोलते हैं। ठीक है, अब तक तो हमें यही पता था, मुझे तो अब तक यही पता था कि लोग झूठ किसी न किसी वजह से बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लो उससे कुछ गलती हो गई, उस गलती को छिपाने के लिए हम लोग घर में छोटे मोटे झूठ बोलते हैं। अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं या अपने भाई बहन से झूठ बोलते हैं, बोल देते हैं थोड़े मोटे झूठ। बट अभी आपको पता चलेगा कि लोग झूठे किस लेवल तक होते हैं और कितने तरह के झूठे होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं झूठे के बारे में। हम झूठों के बारे में पढ़ते हैं, झूठे लोग कितने तरह के होते हैं। और हाँ, ये टोटल 4 सेशंस में कवर होंगे। कौन कौन से? 14, 15, 16 एंड 17। इसके पहले हमने 13 तक कर लिए हैं और आज हम 4 सेशंस को लेंगे। और सबसे पहले फर्स्ट सेशन में हम किसको लेंगे? आइडियाज़ को। ठीक है, 14 सेशन में हम आइडियाज़ को पढ़ेंगे और फिर हम उन आइडियाज़ को अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहला आइडिया हमारे पास है और सबसे पहला झूठा का टाइप है हमारे पास ये। इसमें क्या है गाइस? अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है आइडियाज़ को, वो आपके ऊपर लेके लिखा गया, यानी कि अगर आप ऐसा झूठ बोलते हो तो आप क्या कहलाओगे। ठीक है, यू यानी सेकंड पर्सन को लेकर कहा गया है, इसको आप अपने ऊपर मत लेना प्लीज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या है। सो द फर्स्ट वन इज़ यू डोंट फूल इवन सम ऑफ द पीपल। आप कुछ ही लोगों को झूठ मतलब कि मूर्ख बना सकते हो अपने झूठ से। ठीक है, क्योंकि देखो, एवरीबडी नोज योर प्रोस्पेंसिटी फॉर अवॉइडिंग फैक्ट्स। हर कोई आपके बारे में जानता है कि आप झूठ बोलते हो, आप सच को छिपाते हो। ठीक है, यू हैव बिल्ट सो सॉलिड एंड अनसेवरी अ रेपुटेशन दैट ओनली a stranger is likely to be misled and then not for long। मतलब कि आपकी एक ऐसी रिपुटेशन बन गई है आपके लोकेलिटी में या आपके सोसाइटी में कि आपके बारे में हर कोई जानता है। ठीक है, आपके बारे में हर कोई ये जानता है कि ये बहुत बड़ा झूठा है और आपकी बातों में, आपके बहकावे में कोई नहीं आता है। हाँ, कौन आ सकता है? जो कोई एक स्ट्रेंजर है जो आपके बारे में नहीं जानता है, सिर्फ वही, और वो भी ज़्यादा देर तक नहीं। ठीक है, वो भी थोड़ी देर के बाद जान ही जाता है कि आप अपने मोहल्ले में कुख्यात हो झूठ बोलने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के झूठे को हम क्या कहेंगे? अगर आप इस तरह के झूठे हो तो यू आर अ नोटोरियस लायर। ठीक है, ऐसे लायर को क्या कहेंगे हम? नोटोरियस लायर कहेंगे। फिर अगला आता है हमारे पास टू द हाइएस्ट समिट्स ऑफ आर्टिस्टी। अगर आपका झूठ, ठीक है, अगर आपका झूठ एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है, मतलब सबमिट मीन्स आप कह सकते हो जैसे कि कोई किसी चोटी पे सबमिट करता, मतलब क्या होता है कि वो एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। किसी चीज़ के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाना सबमिट करना कहलाता है। ठीक है, सो योर एबिलिटी इज टॉप ड्रॉर, रेयरली डज एनीवन लाई एज कन्विंसिंगली और एज आर्टिस्टिकली एज यू डू। मतलब कि आप झूठ बोलने में इतने माहिर हो गए हो कि आपके जैसा सफाई से झूठ बोलना शायद ही किसी से हो पाता होगा। मतलब आप इतने सफाई से झूठ बोलते हो और आपको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। ठीक है, योर स्किल हैज़ इन शॉर्ट रीच द जेनिथ ऑफ परफेक्शन। मतलब बहुत परफेक्शन से आप झूठ बोलते हो। आपका जो ये आर्ट है झूठ बोलने का, ये परफेक्शन पे, जेनिथ पे पहुँच गया है। ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट लेवल पे आप बहुत ही सफ़ेद झूठ बोलते हो, बहुत ही सफाई से बोलते हो, लोग आपको जल्दी पकड़ नहीं पाते। इंडीड योर मास्टरी ऑफ द आर्ट इज़ सो ग्रेट दैट योर लाइंग इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज क्राउंड विद सक्सेस। मतलब आप इतने अच्छे से झूठ बोलते हो कि आपका झूठ हमेशा सक्सेस होता है। ठीक है, आप हमेशा सक्सेस होते हो झूठ बोलने में। एंड यू हैव नो ट्रबल सेड्यूसिंग एन अनवेरी लिसनर इनटू बिलीविंग दैट यू आर टेलिंग गॉस्पेल ट्रूथ। और लोग आप में इतने अच्छे से यकीन करते हैं, उनको लगता है कि आप एकदम परम सत्य बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन वाकई में क्या होता है? आप झूठ बोल रहे होते हो, लेकिन आपके झूठ को जल्दी कोई पकड़ नहीं पाता है। तो फिर क्या होता है? आप कैसे लायर हो? यू आर ए कंसमेट लायर, यू आर अ कंसमेट लायर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा बियॉन्ड रिडेम्पशन और सेल्वेशन। इसमें क्या है? यू आर इम्प्रीवियस टू करेक्शन।
आप ऐसे झूठे हो कि आपको चाह कर भी आपको सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब कि आप हर बार झूठ बोलते हो, हर बार पकड़े जाते हो झूठ में, आपको हर बार एम्बैरेसमेंट फील होती है, 4 लोगों के सामने में आपको बेइज्जत किया जाता है, ठीक है। फिर भी आपके साथ इतना होने के बाद भी आप सुधरने का नाम, जिसे हम कहते हैं आदत से लाचार व्यक्ति, ठीक है। सो आप ऐसे झूठे हो जो हमेशा पकड़े जाते हो, किसी न किसी वजह से 2-4 बातें भी सुनते हो अपने सोसाइटी में, 2-4 लोगों से उल्टी सीधी बातें सुनते हो, फिर भी आपका झूठ, आपको कोई सुधार नहीं पा रहा है, ठीक है। मतलब आप इतने सुनने के बाद भी आप आदत से लाचार हो, आप झूठ बोल ही देते हो, ठीक है। तो आप क्या हो, एन इनकरेजिबल लायर। आप क्या हो, एक इनकरेजिबल, यानी जिसको सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है, इनकरेजिबल लायर, ठीक है। इसके बाद आगे हमारे पास आता है टू ऑल टू लर्न न्यू ट्रिक्स। ये जो झूठे होते हैं, इनमें क्या होता है कि यू आर द विक्टिम ऑफ फर्मली फिक्स्ड एंड डीप रूटेड हैबिट्स, ठीक है। ये झूठ बोलना आपका एक तरह से आदत बन गया है, एक आपकी क्या हो गई है, हैबिट बन गई है। टेलिंग अनट्रूथ्स इज एज फ्रीक्वेंट एज कस्टमरी एन एक्टिविटी एज ब्रशिंग योर टीथ इन मॉर्निंग और हैविंग टोस्ट एंड कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब कि जैसे लोग सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वो उनकी आदत होती है ना ब्रश करने की, या फिर लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, टोस्ट लेते हैं। मतलब कि एक तरह से जब डेली लाइफ की जो आदत होती है, उस तरह से आपकी झूठ बोलने की आदत हो गई है, ठीक है। और लाइटिंग अप ए सिगरेट आफ्टर डिनर, अगर आप एक स्मोकर हो तो, ठीक है। जैसे आप सिगरेट पीते हो डिनर के बाद, मतलब एक आदत जैसे होती है, बहुत को की आदत होती है, जो स्मोकर्स होते हैं वो डिनर के बाद सिगरेट पीते हैं। तो इस तरह की जो आदतें होती है, नॉर्मल कॉमन सी आदतें जो होती है, सुबह सुबह उठ के ब्रश करना, मतलब कि इस तरह से आप झूठ बोलते हो। झूठ बोलना आपकी क्या हो गई है, आदत बन गई है, आप बहुत पुराने झूठे हो, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट एज रिफ्लेक्सिव, तो आप क्या कहलाओगे, एन इनविट्रेट लायर कहलाओगे। क्या कहलाओगे, इनविट्रेट लायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एन अर्ली स्टार्ट, ये क्या होता है गाइस, ये बहुत मज़ेदार है। इसमें क्या है कि यू हैव सच अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ persistence falsification that one can only suspect that you vice started when you were reposing in your mother's womb। इसमें क्या कहता है कि ऐसा आप इस तरह से झूठ बोलते हो कि लगता है कि ये जन्मजात झूठा है, तो जिसको कहते हैं कि अपने माँ के पेट से ये झूठ बोलना सीख करके आया है, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं इसका तो कोई कोई कहता है ना कि इसका तो पूरा खानदान ही झूठा है, ठीक है, ये तो इसकी तो बात ही मत करो, ये इस लेवल का झूठा है। एंड अलाउइंग फॉर अ ग्रेट डील ऑफ एग्जीग्रेशन फॉर इफेक्ट यू हैव बीन लाइंग फ्रॉम द मोमेंट ऑफ योर बर्थ। मतलब कि जब से आपने जन्म लिया, मतलब जैसे कहते हैं जन्मजात झूठा, जन्म ले लिया और आपने झूठ बोलना शुरू किया। जैसे कहते हैं कोई कोई होता है ना कि जन्मजात अंधा, वो जन्म से ही अंधा है। कोई जन्मजात गूंगा होता है, उसी तरह से आप क्या हो, जन्मजात झूठे हो, अगर आप इस लेवल के झूठे हो तो, ठीक है। तो इस टाइप का झूठा क्या कहलाता है, एक कंजेनिटल लायर कहलाता है, ठीक है। मतलब जन्मजात झूठा जिसको कहते हैं। उसके बाद अगला आ गया नो लेटर, यू नेवर स्टॉप लाइंग। आप चाह कर भी झूठ बोलना छोड़ नहीं पाते हो। वाइल नॉर्मल पीपल लाई ऑन ओकेजन एंड ऑफन फॉर स्पेशल रीजन्स यू लाइक कंटिन्यूअरली। इसमें क्या होता है कि लोग नॉर्मली कब बोलते हैं झूठ, जब उसे कुछ छिपाना होता है, झूठ छिपाना होता है, ठीक है। मतलब कि सच छिपाना होता है तो वो झूठ बोलते हैं, या मान लो उनसे कुछ गलती हो गई तो उस स्थिति में झूठ बोलते हैं ओकेजनली, किसी न किसी रीज़न से। लेकिन आप क्या हो, आप हर बात में झूठ ही बोलते हो, आपके मुंह से झूठ ही निकलता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे झूठ बोलते हो तो आप क्या कहलाओगे, एक क्रॉनिक लायर। मतलब झूठ पे झूठ, एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोल रहे हो, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा झूठ बोल रहे हो, बिना मतलब का, बिना किसी वजह के। अगर आप वहाँ पे सच बोल भी दो तो आप पे कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला, आपको कुछ नहीं होना, बट आपकी आदत सी मान लो, आप झूठ बोलते ही बोलते हो, ठीक है, बिना किसी वजह के। तो आप क्या कहलाओगे, एक क्रॉनिक लायर। उसके बाद आगे क्या आता है हमारा, ए स्ट्रेन डिजीज। इसमें क्या है गाइस कि ये आपको एक तरह से बीमारी हो गई है झूठ बोलने की, ठीक है। ये मतलब एक तरह समझो बीमारी, जैसे होता है ना किसी को क्लेप्टोमेनिया होता है, चोरी करने की आदत होती है, ठीक है। उसे
मतलब कि पता नहीं उसे, उसके पास ऐसे नहीं है कि मान लो उसने कुछ चोरी किए, 2-4 रुपए चोरी किए, तो ऐसा नहीं कि उसके पास 2-4 रुपए नहीं है, लेकिन उसे चोरी करने में मज़ा आता है। उसी तरह से मतलब कि समझिए एक तरह से उसे बीमारी हो गई है चोरी करने की। उसी तरह से ये है कि आपको एक स्ट्रेंज बीमारी हो गई है झूठ बोलने की। यू आर नॉट कंसर्न विद द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है, आप कब झूठ बोल रहे हो कब सच बोल रहे हो, ठीक है। यू डू नॉट बॉदर टू डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम फैंटेसी। आपको, आपके मुंह से कब निकल जाता है सच, कब निकल जाता है झूठ, ये आपको खुद पता नहीं चलता है, ठीक है। इनफैक्ट योर लाइंग इज ए डिजीज दैट नो एंटीबायोटिक कैन क्योर। मतलब कि आपका जो झूठ है वो एक तरह से आपकी बीमारी बन गई है, आप और इसे कोई दवाई ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप कैसे लायर हो, ए पैथोलॉजिकल लायर। पैथोज मीन्स याद करो हमने बताया था बीमारी, उसी से बनाइए क्या, पैथोलॉजिकल लायर। हालांकि इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। तो इस टाइप के जो लायर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैथोलॉजिकल लायर कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है नो रिग्रेट। क्या होता है गाइस, हम लोग कभी भी कुछ भी गलत काम करते हैं तो करने से पहले सोचते हैं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड या हमारी आत्मा जिसे कहते हैं, हमारा मन नहीं करता वो काम करने को, लेकिन फिर भी मान लो कभी मजबूरी में हम कर भी लेते हैं, ठीक है। कुछ काम कभी झूठ बोल लेते हैं किसी वजह से, मन तो नहीं करता बट बोलते हैं, ठीक है। बट ये जो होते हैं और बोल लेने के बाद भी हम लोग अगर कभी झूठ बोलते हैं नॉर्मली, तो झूठ बोलने के बाद भी हमें पछतावा भी होता है बाद में, यार बेकार मैंने झूठ बोला है ना, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, वो काम कर, मतलब कि आपको एक अंदर से रिग्रेट होता है। अगर आपकी आत्मा जागृत हो तो क्या होता है, आपको अंदर से रिग्रेट होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं पीटना चाहिए था। बट ये जो होते हैं, यू आर कंप्लीटली विदाउट अ कॉन्साइंस। आपका कॉन्साइंस बिल्कुल नहीं है आपका। नो मैटर वाट माइजरी योर फैब्रिकेशंस मे कॉज योर इनोसेंट विक्टिम्स। आपके एक झूठ बोलने से या फिर आपके गलत करने से सामने वाले पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आप ज़रा सा भी नहीं सोचते, मतलब आप सोच ही नहीं पाते हो, ठीक है। यू नेवर फील द स्लाइटेस्ट ट्विंग ऑफ गिल्ट। आपके अंदर ये कभी गिल्ट आता ही नहीं है इस काम को करने में, झूठ बोलने में। टोटली अनसरप्लस, ओके। यू आर डेंजरस पीपल टू गेट मिक्सड अप विथ। और अगर आप ऐसा हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप क्या हो, लोगों के लिए आप बहुत डेंजरस हो, ठीक है। आप उसके साथ झूठ बोल रहे हो, आप उसको कहीं फंसा रहे हो किसी को किसी वजह से, और आपको इस बात का ज़रा भी पछतावा नहीं है, तो फिर क्या हो, आप उनके लिए डेंजरस हो, ठीक है। तो ऐसे पीपल क्या कहलाते हैं, ऐसे झूठे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अनकॉन्शनेबल लायर। ये क्या कहलाते हैं, एन अनकॉन्शनेबल लायर, ठीक है। उसके बाद ये वैसे लायर हैं जिनको अपने झूठ पे जरा भी पछतावा, जरा भी रिग्रेट नहीं होता है, ठीक है। मतलब इन्हें ये सोचने की क्षमता ही नहीं होती कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। इनकी अंतरात्मा कभी ये बताती ही नहीं है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आता है स्मूथ। ये जो होता है ये बहुत ही मज़ेदार होता है। ये क्या होता है गाइस, कि पोजेस्ड ऑफ अ लाइवली इमेजिनेशन एंड अ रेडी टंग। मतलब आपकी जो जुबान है वो झूठ बोलने के हमेशा तैयार रहती है, आपके मुंह से झूठ निकल जाती है यूं ही चलते फिरते, ठीक है। ऐसे होता है ना कि किसी ने, मतलब कोई आर्टिस्ट होता है, उनके हाथ से मतलब आर्ट ऐसे ही बन जाता है ना। हम लोग तो बैठ कर अगर कुछ बनाना चाहें ड्राइंग अच्छा सा तो बनता है, बट ये जो होते हैं ये इनके हाथ चलते हैं और वो बन जाता है। उसी तरह से ये जो होते हैं, ये जो झूठे होते हैं, ये बहुत ही स्मूथली झूठ बोलते हैं, ठीक है। इनके मुंह से वैसे ही निकल जाता है, इनका जो टंग है एक तरह से कहो वो तैयार रहता है झूठ बोलने को। आप उनसे कुछ भी पूछो वो फटाक से झूठ ही बोलेंगे। यू कैन डिस्टॉर्ट फैक्ट्स एज स्मूथली एज एफर्टलेसली एज यू कैन से योर नेम। जैसे लोगों के मुंह से नाम निकल जाता है नॉर्मली, जैसे आप किसी से नाम पूछो तुरंत आपका नाम, अपना नाम, उसमें ज़रा सा भी सोचते नहीं है नाम बोलने में। आप अपना नाम बोलने में कभी सोचोगे, बिल्कुल नहीं। आपको आपका नाम हमेशा याद रहता है, मतलब वो जैसे बैठ कहो तो आपके मुंह में बैठा हुआ है आपका नाम। उसी तरह से ये जो लोग होते हैं इनके मुंह में झूठ हमेशा बैठा होता है, इनके मुंह से स्लिप कर जाता है झूठ एक तरह से कहो, ठीक है। बट यू डू नॉट ऑलवेज गेट अवे विद योर लाइज। आप कभी झूठ से निकल ही नहीं पाते हो। आयरोनिकली इनफ इट इज़ योर वेरी स्मूथनेस दैट मेक्स यू सस्पेक्ट। और आप इतने अच्छे से झूठ बोलते हो कि हमेशा आप सस्पेक्टेड होते हो। योर आंसर्स आर टू क्विक टू बी ट्रू।
इतना क्विक आप झूठ बोलते हो जैसा लगता है कि आपने सच ही बोला हो। इवन इफ़ वी कांट इमीडिएटली कैच यू इन योर लाइज, हम अचानक से कोई सुन ले तो आपके झूठ को पकड़ भी नहीं सकता है कोई। वी हैव लर्न फ्रॉम अनहैप्पी पास्ट एक्सपीरियंस नॉट टू सस्पेंड आवर क्रिटिकल फैकल्टीज व्हेन यू आर टॉकिंग। वी एडमायर योर निम्बल विट बट वी लिसन विद अ स्केप्टिकल ईयर। ठीक है, तो ऐसे झूठ को हम क्या कहते हैं? एक ग्लीब लायर। जैसे कहते हैं जिसका टंग स्लिप कर जाता है उसे ग्लीब लायर बोलते हैं। याद रहेगा, स्लिप से ग्लीब याद रखना। जिसका टंग स्लिप कर जाता है हमेशा झूठ बोलने में उसे ग्लीब लायर कहते हैं। ओके, आगे देखो, आउटस्टैंडिंग। तो ये जो आउटस्टैंडिंग लोग होते हैं, मतलब कि आउटस्टैंडिंग लोग नहीं, मतलब आउटस्टैंडिंग तरह से जो झूठ बोलते हैं ये लोग, तो इसमें क्या कहा गया है कि लाइज आफ्टर ऑल आर बैड। ये तो मुझे पता है, आपको ही पता है कि झूठ बोलना गलत है। दे आर फ्रिक्वेंटली इंजरियस टू अदर पीपल। झूठ जो होता है ये लोगों के लिए, आपके कभी कभी तो आपके लिए भी क्या होता है? इंजरियस साबित होता है। ठीक है, और बहुत बुरी तरह से इंजरियस साबित होता है ये। एट बेस्ट इफ़ यू आर कॉट यू सफ़र सम एम्बेरसमेंट। तब तो अच्छी बात है। अगर मान लो अगर आपकी झूठ पकड़ी जाती है तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, ये लगभग फिर भी ठीक है। ठीक है, आपको थोड़ी देर के लिए एम्बेरसमेंट फील होता है उस मोमेंट के लिए, बट सबसे बुरी बात तो तब होती है कि अगर आप झूठ बोलने में सक्सीड हो जाते हो। ठीक है, अगर आप सफल हो जाते हो, और इससे क्या होता है कि आप अपनी नज़रों में गिर जाते हो। ठीक है, आप अपनी नज़रों में कैसे गिरते हो? आपको उस टाइम तो फील होता है कि नहीं चलो आप किसी तरह से बच गए, लेकिन आपको मन ही मन कभी कभी रिग्रेट होने लगता है। और सबसे ज़्यादा बुरा तो तब होता है कि आपके एक झूठ के कारण कभी कभी सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है सामने वाले पे, और जब वो असर पड़ता है तो आपको अंदर ही अंदर आपकी मॉरल वैल्यू खुद ब खुद कम होने लगती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल लाइज आर हार्मफुल। ये तो ठीक है, लगभग सारे ही झूठ क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। बट सम आर नो लेस देन विशियस। कुछ तो क्या होते हैं? बहुत ही निर्मम होते हैं, बहुत ही घटिया किस्म के झूठ होते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर वन टाइप ऑफ लायर, अगर आप इस टाइप के लायर हो, ऑल योर लाइज आर विशियस, कैलकुलेटेडली, प्रीडिटरमाइंडली, कोल्डली एंड एडवाइजली विशियस। ये क्या है? पूरी तरह से क्या है? निर्मम झूठ होता है। ठीक है, इन शॉर्ट योर लाइज आर सो आउटस्टैंडिंगली हर्टफुल एंड पीपल गैस्प इन अमेजमेंट एंड डिसगस्ट एट हियरिंग देम। क्या होता है कि लोग जब आपके झूठ के बारे में सुनते हैं, उनकी सच्चाई जब आपकी सच्चाई जब बाद में सामने आती है, उस मोमेंट पे नहीं, बाद में जब सामने आती है, तो लोग आप पे एक तरह से कहे तो थूकते हैं कि ये क्या किया तुमने, है ना? क्यों आखिर तुमने झूठ बोला? सच को क्यों छिपाया? तो इस तरह से आपको भी अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा लगता है, और सामने वाले पे जो असर पड़ता है, आपके झूठ का असर जिस पे पड़ रहा होता है, वो बहुत ही बुरा होता है कभी कभी। ठीक है, तो अगर आप इस लेवल के झूठे हो, और अगर आप उस लेवल के झूठ बोलते हो, तो आप क्या कहलाओगे? एन इग्रीजियस लायर कहलाओगे। क्या कहलाओगे आप? इग्रीजियस लायर कहलाओगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो, ये हमने 10 आइडियाज़ पढ़े। इतने तरह के झूठे लोग होते हैं, इतने तरह से झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये तो सुन के आपको भी आश्चर्य लगा होगा कि झूठ इतने तरह से लोग बोलते हैं। हमें तो आज तक ये पता था कि झूठ लोग किसी न किसी मजबूरी में बोलते हैं, बट ये जो इतने तरह के झूठे लोग होते हैं, ये आपकी सोसाइटी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब चलो हम आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास कि अब देखो, ये जो हमने झूठ के टाइप पढ़े, ये सारे देखो हमने इतने टाइप्स के पढ़े। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर द 10 बेसिक वर्ड्स रिवॉल्व रैदर क्लोजली अराउंड अ सेंट्रल कोर. Each one, however, has a distinct, a unique meaning, a special implication, not the differences. अब देखो इनके डिफरेंस को नोट करो। ठीक है, ये सारे डिफरेंस हैं इनके, इन पे ध्यान दो। सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये टाइप्स ऑफ लायर्स हैं। ठीक है, इतने तरह के झूठे होते हैं, और ये जो झूठे लोगों की जो टाइप्स दिए गए हैं, इनका अपना भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले लायर्स के साथ जोड़कर देख लेते हैं इनका क्या मीनिंग है। सो अगर नोटोरियस लायर है कोई, तो वो क्या होगा? फेमस। और इनफेमस फॉर लाइंग, वो क्या होगा? झूठ बोलने के लिए कुख्यात होगा। ठीक है, देखो लोग दो तरह से फेमस होते हैं, एक होते हैं फेमस और एक होते हैं इनफेमस। फेमस मीन्स अच्छे कामों के लिए जो
विख्यात होता है, ठीक है, अपने आसपास में या पूरी दुनिया में विख्यात होता है। और दूसरा होता है इनफेमस यानी कुख्यात, ठीक है। लोग क्या होते हैं, कुख्यात यानी कुकर्मों के लिए विख्यात होते हैं, उन्हें कुख्यात कहते हैं, ठीक है। तो नोटोरियस टाइप के जो भी लायर होते हैं वो क्या होते हैं, अपने झूठ के लिए कुख्यात होते हैं, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉल्सिफाई इज वेल नोन, आपकी जो टेंडेंसी है झूठ बोलने की वो क्या है, वेल नोन है, आसपास का हर कोई जानता है कि यही वो झूठा है, ठीक है। उसके बाद कंसमेट, आपका जो झूठ बोलने का वो आपके पास ग्रेट स्किल है, आपका झूठ बोलने की जो आपकी जो स्किल है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई है, ठीक है, जेनिथ पे पहुंच गई है बिल्कुल। उसके बाद इनकरेजिबल, इनकरेजिबल तो मैंने आपको बताया जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसे इनकरेजिबल कहते हैं। सो टू फार गॉन टू बी रिफॉर्म्ड, इम्प्रीवियस, इम्प्रीवियस टू रिहेबिलिटेशन, इसे परफेक्ट या एक तरह से कहो तो सही सुधारा नहीं जा सकता, वो फिक्स हो गया है। उसके बाद आता है इनविट्रेट, इनविट्रेट क्या होता है, लाइंग हैज़ बिकम अ डीप रूटेड हैबिट, ये आपके अंदर बस गया है, झूठ बोलना आपके जहन में बस गया है, इसे कहते हैं डीप रूटेड। उसका कंजेनिटल, कंजेनिटल क्या होता है, लाइंग हैड वेरी अर्ली बिगिनिंग्स, ये झूठ आप ये जो काम कर रहे हो आप बहुत शुरू से कर रहे हो, ठीक है, यानी झूठ बोलने का। एज इफ फ्रॉम बर्थ, ऐसा मानो जब से आप पैदा हुए हैं झूठ बोलने तब से चालू कर दिया। उसका होता है क्रॉनिक, यानी झूठ पे झूठ, एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ, उसका बाद तीसरा झूठ जब आप बोलते हो, झूठ को छिपाने के लिए जब झूठ पे झूठ बोलते हो तो उसे ओवर एंड ओवर लाइज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक लायर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है पैथोलॉजिकल, ये एक तरह की बीमारी होती है झूठ बोलने की, ठीक है। एंड इरेसिस्टिबल कंपल्शन टू लाई, मतलब आप खुद को रोक नहीं पाते हो झूठ बोलने से, आपकी एक तरह से बीमारी होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना क्लेप्टोमेनिया, आप चोरी करने से रोक नहीं पाते हो अपने आप को, उसी तरह से इसमें आप रेसिस्ट नहीं कर पाते हो खुद को। ऑफन फॉर नो रेशनल रीज़न, कोई वजह भी नहीं है झूठ बोलने की, फिर भी आप झूठ बोल देते हो, ठीक है। लाइंग इज़ अ डिजीज, बीमारी हो गई है आपके। उसके बाद आता है अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शनेबल क्या होता है, लैक ऑफ रिग्रेट और रिमोर्स, ये आपको ज़रा भी रिग्रेट नहीं होता झूठ बोलने में, ठीक है। आपके अंदर ये आपके अंतरात्मा कभी जागती ही नहीं कि नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट आप बोलते हो। उसका ग्लीप, ग्लीप तो आपको पता ही है, स्लिप कर जाता है आपका टंग। ग्रेथ स्मूथनेस, स्मूथली झूठ बोलते हो आप। उसके बाद आता है इग्रेजियस, इग्रेजियस क्या होता है, विशियस ऑफ द लाइज, बहुत ही घटिया झूठ, ठीक है, विशियसनेस ऑफ द लाइज। क्लियर, ये सारे टाइप्स थे। अब देखो, अब ये जो टाइप्स हैं इनके खुद के भी कुछ ना कुछ मीनिंग्स हैं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं इनको सिर्फ लायर्स के लिए ही यूज किया जाता है, ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं ये सिर्फ लायर्स के साथ ही लगते हैं, नहीं, इनके खुद की मीनिंग है, और खुद की क्या मीनिंग है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है नोटोरियस, इसका मतलब क्या होता है गाइस, वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी, आप वेल नोन हो बट किसके लिए, बैड क्वालिटीज़ के लिए। जैसे कि हम यूज़ करते हैं ए नोटोरियस फिलेंडर, जो फिलेंडर होते हैं, मैंने याद करो बताया था, लफंडर के लिए फिलेंडर, इस टाइप से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नोटोरियस फिलेंडर कहते हैं, ठीक है। जो अपने मोहल्ले में अपने लोकेलिटी में क्या है, बहुत ही फेमस फिलेंडर है, उसे हम कहेंगे नोटोरियस फिलेंडर। फिर आता है कंसमेट, कंसमेट का यूज़ में हम करते हैं किसके लिए, परफेक्ट हाईली स्किल्ड, ठीक है, किसी चीज़ में परफेक्ट है या फिर हाईली स्किल्ड है तो उसके लिए कंसमेट यूज होता है। जैसे कंसमेट आर्टिस्टी एट द कीबोर्ड, कीबोर्ड में उसकी आर्टिस्टी कंसमेट है, ठीक है। उसके बाद आता है इनकरेजिबल, बियॉन्ड रिफॉर्म, एंड एन इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, एक इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, बियॉन्ड रिफॉर्म हो गया, जिससे सुधारा नहीं जा सकता। फिर आता है इनविट्रेट, इनविट्रेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग एकस्टम्ड, डीपली इनहेबिचुएटेड, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं एन इनविट्रेट स्मोकर, ठीक है। दिस एडजेक्टिव लाइक नोटोरियस यूजुअली हैज़ एन अनफेवरेबल कॉनोटेशन, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आगे आता है कंजेनिटल, कंजेनिटल क्या होता है, तो हैपनिंग एट और ड्यूरिंग बर्थ, या तो जन्म के टाइम में या जन्म के समय, एक ही बात हुआ। कंजेनिटल डिफॉर्मिटी जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है क्रॉनिक, क्रॉनिक के लिए क्या आता है, गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम और अकरिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, बार बार, जो लंबे समय के लिए चल रहा है या बार बार हो रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रॉनिक। जैसे हो गया क्रॉनिक
अपेंडिसिटीज, ठीक है। फिर आता है हमारा पैथोलॉजिकल, जैसे हम डिजीज कहते हैं, पैथोज मीन्स क्या होता है, डिजीज होता है, बीमार होता है, उसके बाद पैथोलॉजिकल डिजीज, ए पैथोलॉजिकल कंडीशन, बीमार वाली हालत, ठीक है। उसका आता है अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल क्या होता है, विदाउट पैंग्स ऑफ कंसाइंस, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कॉन्शनेबल क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन, जैसे हम कहते हैं अनकॉन्शनेबल क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन, जैसे हम कह सकते हैं। फिर आता है ग्लीब। ग्लीब का मतलब क्या होता है, स्मूथ या सस्पिशली फ्लुएंट, ठीक है, जो बिल्कुल स्मूथ हो, जैसे एक ग्लीब विटनेस हो गया, ओके। फिर आगे हमारा एग्रीजियस, इसका क्या मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग बैड और विशियस, जो बहुत ही हाई लेवल का बुरा, जैसे निर्मम कहते हैं हम, जैसे कहते हैं उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, ठीक है। तो इट वाज अ एग्रीजियस मर्डर, ऐसा कह सकते हैं। एन एग्रीजियस एरर कह सकते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। क्लियर, ये इनके अपने खुद के मीनिंग्स हैं, ये और भी बहुत जगह यूज है, ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। क्लियर। अब चलिए अब आगे हमने देखिए कौन कौन से वर्ड्स हमने पढ़े, तो ये सारे वर्ड्स हैं, जैसे नोटोरियस हो गया हमने पढ़ा, कंसमेट पढ़ा, इनकरिजिबल, इनविट्रेट, कंजेनिटल, क्रोनिक, पैथोलॉजिकल, अनकॉन्सनेबल, ग्लीब, एग्रीजियस, ये सारे हमने पढ़े। ये इनके ये हो गया प्रोनाउंसिएशन हो गया, इनको आप देख लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग है, मैच करो इनको। जैसे नोटोरियस, नोटोरियस कौन होते हैं गाइस, जो फेमस होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा है, यहाँ पे खोजो, आपको मिलेगा बियॉन्ड रिफॉर्म, नहीं, कंटिन्यूइंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ये तो क्रॉनिक हो गया, डिजीज पैथोलॉजिकल हो गया, फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट, ये तो इनविट्रेट हो गया। ये सारे आप मैच करते चलो साथ ही साथ, ठीक है। जैसे कौन कौन से थे, क्रॉनिक मैंने कौन सा कहा था, हाँ ये वाला हो गया क्रॉनिक। फिर हो गया पैथोलॉजिकल, हो गया ये डिजीज फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट, इसको कहते हैं हम इनविट्रेट, ये तो यही डी नंबर हो गया। फिर विदाउट कंसाइंस और स्क्रपल्स, इसको हम क्या कहते हैं, अनकॉन्शनेबल कहते हैं। फिर आउटस्टैंडिंगली बैड और विशियस, इसे क्या कहते हैं हम, एग्रीजियस कहते हैं। अनफेवरेबल नॉन को क्या कहते हैं हम, नोटोरियस कहते हैं, यहाँ आ गया आपका नोटोरियस। फिर फ्रॉम बर्थ क्या हो गया, कंजेनिटल हो गया फ्रॉम बर्थ। उसके बाद फिनिश्ड, परफेक्ट, आर्टिस्टिक, इसे हम क्या कहते हैं, कंसमेट, ठीक है। तो ऐसे मैच करना है आपको, ठीक है। देखो ये इसके आंसर से आप मैच कर लेना, ये सारे सही होंगे, ठीक है। उसके बाद यस नो आ गया, यस नो आप करोगे। जैसे कि फर्स्ट क्या है, डू पीपल बिकम नोटोरियस फॉर गुड एक्ट्स, क्या नोटोरियस लोग जो होते हैं गुड एक्ट्स के लिए, अच्छे कामों के लिए फेमस होते हैं, नहीं, बुरे कामों के लिए, वो विख्यात नहीं कुख्यात होते हैं, ठीक है। तो नो, विख्यात और कुख्यात में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा अब। तो अब अगला है, इज बीथोवन कंसिडर्ड अ कंसमेट म्यूजिकल जीनियस, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, इनका क्या होगा, यस होगा या नो होगा, ये सारे आप देखो। जैसे आपका आगे भी बहुत सारा है, तो इन सबको क्या करना है, आपको मैच करना है। इज एन एग्रीजियस एरर वेरी बैड, एग्रीजियस एरर जो होता है वो वेरी बैड होता है, बिल्कुल होता है। इस तरह से आप क्या करो, यस नो कर लोगे, ठीक है। चलिए सेशन बहुत लंबा होने वाला, इसलिए मैं फटाफट इसको आगे बढ़ाता हूँ। और आगे हो गया आपका, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, आप इन वर्ड्स को रिकॉल कर सकते हो। तो देखो ये सारे वर्ड्स हैं, ये इसके हिंट हैं, फर्स्ट लेटर दिया हुआ, हमेशा की तरह आपको क्या करना है, मैच करना है, लिखना है पूरा वर्ड कॉपी पे। आउटस्टैंडिंगली विशियस, तो हम इसे क्या कहते हैं, एग्रीजियस कहते हैं। इस तरह से स्टार्टिंग एट बर्थ, तो सी फॉर कॉन्जेनिटल कहते हैं। हैपनिंग ओवर एंड ओवर, तो हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक कहते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। बियॉन्ड, यहाँ देखो बियॉन्ड करेक्शन, तो हम क्या कहते हैं, इनकॉरिजिबल कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ये सारे उसके आंसर रहे। अब आगे देखो सेशन 15, सेशन 15 में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स, इनसे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ओरिजिन को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है वेल नॉन, उसके लिए मैं क्या पढ़ा, नोटोरियस पढ़ा था, याद करो। तो वाइडली बट अनफेवरेबली नॉन, जो वाइडली बहुत ही फेमस है लेकिन बुरे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए नहीं, तो इसे हम, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, नोटोरियस कहते हैं, ठीक है। जस्ट एज ए नोटोरियस लायर, जैसे नोटोरियस लायर हो गया,
फेमस तो है बट झूठ बोलने के लिए। ये कैसा फेमस हुआ? इज़ वेल नोन फॉर अनरिलायबल स्टेटमेंट, पता ही है। सॉरी फ्रेंड। सो अब आगे क्या है? सो ए नोटोरियस गैम्बलर, जैसे हम कह सकते हैं, नोटोरियस थीप कह सकते हैं, नोटोरियस किलर कह सकते हैं, हैज़ अचीव्ड अ वाइड रेपुटेशन, बहुत वाइड रेपुटेशन तो अचीव किया है इन्होंने, फॉर सम फॉर्म ऑफ बट एंटी सोशल बिहेवियर। ठीक है, किसके लिए? एंटी सोशल बिहेवियर के लिए। और इसके लिए जो नाउन आता है वो क्या आता है? नोटोरिटी। क्लियर? देखो आगे आता है द डेरिवेशन इज फ्रॉम नोटस। ये कहाँ से आया? इसका डेरिवेशन कहाँ से है? नोटस। ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉन, फ्रॉम विच वी ऑल्सो गेट नोटेड। देखो इसी नोटस हमारा नोटेड बना है, कहते हैं ना कि नोटेड, कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, तो वो पॉइंट नोटेड होता है, वो पॉइंट वहाँ पे हाईलाइटेड होता है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और बहुत सारे नोटेड भी होते हैं। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम वर्ड्स दैट अ चेंज ऑफ सिलेबल्स कैन ऑल्टर द इमोशनल इम्पैक्ट्स। देखो किसी भी वर्ड में हल्का सा अगर चेंज किया जाए, ठीक है, तो वो पूरे इम्पैक्ट को बदल देता है, उस सेंटेंस के पूरे इम्पैक्ट को चेंज करके रख देता है, उसका पूरा मीनिंग ही पूरा बदल जाता है। कैसे? तो देखो, thus an admirer of certain business executive will speak of them as noted industrialist। ठीक है, अगर कोई मान लो बिजनेसमैन है तो उसके जो साथी हैं, अगर वो बिजनेसमैन बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है तो उसके जो संग साथी हैं वो उससे क्या कहेंगे? नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? नोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट। बट दिस सेम पर्सन्स एनिमीज, बट उसके जो अपोजिशन में जो होंगे वो उन्हें क्या कहेंगे? नोटोरियस एक्सप्लॉइटर्स कहेंगे। देखो दोनों का मीनिंग सेम है, बहुत फेमस हो गया है वो अपने काम में, बट जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उन्हें क्या कह रहे हैं? नोटेड, उसके लिए नोटेड वर्ड का यूज कर रहे हैं। और जो उनके खिलाफ हैं, जो उनके अपोजिशन में, वो उनके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? नोटोरियस यूज़ कर रहे हैं। ये आपको पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा कि उसके जो प्रवक्ता हैं, किसी पार्टी विशेष के जो प्रवक्ता हैं, वो तो अपने नेताजी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, बट वहीं दूसरे तरफ से देखा जाए तो उसी नेता के लिए कोई दूसरा अपोजिशन पार्टी वाला क्या कर रहा है? बहुत बुराइयां कर रहा है उसकी। तो बुराइयां कर रहा है तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे आखिर ये है क्या। तो साफ जाहिर सी बात है, वो फेमस तो है बट वो नोटेड है कि नोटोरियस है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, सिमिलरली इफ वी एडमायर ए मेंस और वुमेन्स वर्डलीनेस वी रेफर टू इट बाय कम्प्लीमेंट्री एज चाइल्ड लाइक। देखो अब चाइल्ड लाइक हमने दो वर्ड सुने हैं, ठीक है, एक होता है चाइल्ड लाइक और एक होता है चाइल्डिश। दोनों में क्या फ़र्क है? देखो चाइल्ड लाइक क्या होता है कि जब हम किसी को एडमायर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी बड़ाई कर रहे होते हैं या उसके लिए कुछ अच्छा बोल रहे होते हैं तो उसे हम चाइल्ड लाइक का यूज़ करते हैं, बट जब उसकी बुराई कर रहे होते हैं, ठीक है, बट इफ़ वी आर अनॉयड बाय द ट्रेट, अगर उनसे हम अनॉयड हैं पूरी तरह से, वी डिस्क्राइब इट डेरोगेटली, ठीक है, एज चाइल्डिश। क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं? चाइल्डिश बोल के। अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है। हम कहते हैं, हिंदी में समझो इसको, कि हम कहते हैं कि किसी के बारे में अगर किसी ने कुछ ऐसा किया, कोई अगर कुछ ऐसा काम करता है जो थोड़ा सा बचपना टाइप का, तो हम कहते हैं कि इसका बचपना अब तक नहीं गया है ना, तो वो कितना बच्चे की तरह हर मतलब काम कर रहा है ना, तो उसको कहते हैं बचपना नहीं गया। बट अगर वो कुछ वहीं पे कुछ उल्टा कर दे तो हम क्या कहते हैं कि अपनी बचकाने हरकत से बाज नहीं आते हो तुम, है ना। तो बचपना और बचकाना हरकत दोनों में देखो कितना सा फ़र्क है, बस छोटा सा फ़र्क है। बचपना हो गया कि हम अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो उसकी एक तरह से कोई तारीफ़ कर रहे हैं या फिर उसे कुछ अच्छा एडमायर कर रहे हैं, तो कहते हैं इसका बचपना अब तक नहीं गया, ये अभी भी बच्चों की तरह ही करता है। बट अगर वो कुछ गलत कर दे तो हम क्या कहते हैं कि बचकानी हरकत मत किया करो, है ना। तो वही होता है चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, दोनों में यही फ़र्क है। चेंज क्या कहा गया है कि चेंज लाइक टू इज एंड आर इमोशनल टोन अंडर गोज अ कंप्लीट रिवर्सल, ठीक है, वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? वेल नोन का समझ में आ गया। अब आता है अगला, 2 नंबर में आता है प्लेंटी ऑफ रूम एट द टॉप। ऊंचाइयों पे जाने के बाद हमारे पास क्या होती है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लेंटी ऑफ रूम होते हैं। ये देखो इसमें क्या कहा गया कि द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज कॉल्ड यू नो एज द समिट। जब हम किसी माउंटेन के टॉप पे पहुंचते तो कहते हैं समिट, समिट हो गया, ठीक है। ए वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन सम्मस, कहाँ से बना? ये सम्मस से बना, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट।
विच ऑल्सो गिव्स अस द मैथमेटिकल टर्म सम, जिससे हमारे पास क्या एक वर्ड आता है सम, मैथमेटिकल टर्म। सम का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई लंबा सा समीकरण दिया गया है तो जब ऐड किया जाता है तो वो क्या बनता है लास्ट में, जोड़ने पे क्या बनता है, सम होता है, वो उसका हाईएस्ट वैल्यू होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। तो सम का मतलब ये होता है, समस का मतलब ये होता है हाईएस्ट। एज इन एडिशन, ए कंसमेट आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड द वेरी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ परफेक्शन। अगर कोई कंसमेट आर्टिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड हमारे पास क्या है, कंसमेट, इसी से बना कंसमेट। अब कंसमेट आर्टिस्ट हमारे पास है कोई, तो वो अपने आर्ट के हाईएस्ट पीक पे पहुंच गया, ठीक है, परफेक्शन पे पहुंच गया। एंड टू कंसमेट अ मैरिज, ए बिजनेस डील और ए कॉन्ट्रैक्ट इज इटिमोलॉजिकली टू ब्रिंग इट टू द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना कहलाता है, तब कहते हैं वो कंसमेट मैरिज हुआ, ठीक है, या कंसमेट बिजनेस डील हुआ, जब वो डील फिक्स हो जाती है, या कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट पे काम होना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, तो वो कंसमेट होता है। दैट इज टू पुट द फाइनल टचेज टू इट टू ब्रिंग टू कंप्लीशन। ओके, क्लियर। तो ये हुआ कंसमेट पे। अब आता हमारा अगला, नो हेल्प। कैन पीपल इनकरेजिबल, कॉल पीपल इनकरेजिबल इफ दे डू नॉट डू एनीथिंग टू एक्सेस, है ना, कि जब लोग हद से ज़्यादा किसी काम को करते हैं, ठीक है, मतलब कि कहो कि मतलब हर चीज़ की कोई ना कोई सीमा होती है, बट सीमा से अगर ज़्यादा हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, उसे इनकरेजिबल कह सकते हैं। कहते हैं ना कि ये कभी नहीं सुधरेगा, ये पता नहीं इसका क्या होगा आगे, तो वही होता है इनकरेजिबल, कभी नहीं सुधरने वाला इंसान। एंड इफ़ ऑल एफर्ट्स टू करेक्ट और रिफॉर्म देम आर टू नो एवल, अब सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। दस वन कैन बी अ इनकरेजिबल आइडियलिस्ट, ओके, एन इनकरेजिबल क्रिमिनल हो सकता है, एन इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट हो सकता है, और एन इनकरेजिबल फिलेंडर हो सकता है, ठीक है, जिसमें सुधारने की कोई गुंजाइश न बची हो। द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम कॉरिगो, जिसका मतलब होता है टू करेक्ट, किसी चीज़ को सही करना, ठीक है, और सेट स्ट्रेट, प्लस नेगेटिव प्रीफिक्स इसमें लग गया इन, नेगेटिव प्रीफिक्स जब जैसे इन लगा कोरिगो में तो ये क्या बन गया, इनकॉरिजिबल बन गया, ठीक है, जैसे नहीं सुधारा जा सकता। इसके लिए नाउन का क्या यूज होता है, इनकॉरिजिबिलिटी या इनकॉरिजिबलनेस। ओके, क्लियर। अब देखो आगे क्या है हमारे पास, आगे है विटरेंस। विटरेंस क्या है, तो विटरेट हमारे पास एक वर्ड हमने पढ़ा, विटरेट मीन्स क्या होता है, फ्रॉम, ये जो बना है विटरेट, ये बना है लैटिन वर्ड विटस से, ओके, जिसका मतलब ये होता है ओल्ड, generally indicates disapproval. Okay, inveterate gamblers have grown old in the habit, कहते हैं ना कि हम इस फील्ड के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं दोस्त। तो पुराने खिलाड़ी हैं इसका मतलब क्या, कि हम बहुत दिन से खेलते आए हैं, है ना। तो etymologically speaking, inveterate drinkers have been imbibing for so long that they to have फॉर्म्ड ओल्ड वेल इस्टेब्लिश्ड हैबिट, उसके अंदर जो है वो पीने की आदत जो है वो क्या हो गया है, पूरी तरह से बस गया है, मतलब कहते हैं जहन में बस जाना बिल्कुल। एंड इन्विटेड लायर्स हैव बीन लाइंग फॉर सो लॉन्ग, बहुत पुराने समय से ये झूठ बोलता आ रही है, कोई नया नया झूठ नहीं बोल रहा है, इस फील्ड में माहिर हो चुके हैं। एंड देयर हैबिट्स आर बाय नाउ सो डीप रूटेड, और वो इतने अच्छे से डीप रूटेड हो गया कि वो अब छोड़ पाना मुश्किल है। दैट वन कैन स्कार्सली रिमेंबर व्हेन दे एवर टोल्ड द ट्रूथ, मतलब कि वो इतने ये झूठ बोलते, इतना ज़्यादा वो झूठ बोलते हैं कि उन्हें शायद ही याद हो कि उसने लास्ट टाइम सच कब बोला था, ठीक है, ये ऐसे होते हैं। सो इसके लिए जो नाउन यूज होता है वो क्या होता है, इन्विट्रेसी और इन्विट्रेटनेस, ठीक है। ए वेटरन एज द आर्म्ड फोर्स ग्रीव ओल्डर सर्विंग द कंट्री, कह सकते हैं कि एक वेटरन जो होता है आर्म्ड फोर्स की तरह अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्या है कि वो सालों से देश की सेवा करते करते वो बूढ़ा हो गया। अदरवाइज वेटरन इज अ ओल्ड हैंड एट द गेम एंड देयरफॉर स्किलफुल, किसी गेम में कोई वेटरन होता है, ठीक है, वो उसको खेलने में माहिर होता है। द वर्ड इज अ बोथ नाउन एंड एन एडजेक्टिव, जो वेटरन है ये दोनों है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। वेटरन एट स्विमिंग, टेनिस, पुलिस वर्क, बिजनेस, नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी, और वेटरन एक्टर, टीचर, डिप्लोमेट, पॉलिटिकल रिफॉर्मर, इस तरह से इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेटरन का।
अब आगे क्या है हमारे पास, बर्थ। ठीक है, बर्थ के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका है, जेनेसिस, जिसको हम, जहां से हमारा क्या वर्ड आता है, जेनेटिक वर्ड आता है। ठीक है, देखो क्या आता है, ग्रीक वर्ड जेनेसिस, बर्थ और ओरिजिन, अ रूट वी डिस्कवर्ड इन डिस्कसिंग साइकोजेनिक। जब हमने साइकोजेनिक पढ़ा था, याद करो, पागलपन, पागलपन मैं कह रहा हूँ, साइकोजेनिक हमने पढ़ा था, वो साइको वाला में, याद है ना। तो वही है, जेनेसिस वहीं से आया है, जिसका मतलब ही होता है ओरिजिन। ठीक है, इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट, और इसी जेनेसिस पे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स और भी हैं हमारे पास। जेनेसिस पे क्या क्या है, सबसे पहला तो हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द साइंस दैट ट्रीट्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बच्चों में जो जाता है, पेरेंट्स से बच्चों में जो हेरिडिटरी जाती है, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, द साइंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन द फील्ड इज अ जेनेटिसिस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिसिस्ट कहते हैं, जो इस के साइंटिस्ट होते हैं, इस फील्ड में जो माहिर होते हैं। और एडजेक्टिव इसके लिए क्या यूज होता है, जेनेटिक होता है। ठीक है, द पार्टिकल इन द क्रोमोसोम ऑफ द जर्म सेल कंटेनिंग अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक इज जीन। और जो पार्टिकल होता है, जो क्रोमोसोम होता है जिसमें वो सेल्स पाए जाते हैं हेरिडिटरी के, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, और उसी जीन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, हेरिडिटरी पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ से बना है, जेनेसिस से बना है। क्लियर। क्या होता है, जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी क्या होता है, इज द स्टडी ऑफ फैमिली ट्रीज और एंसेस्ट्रल ऑरिजिन्स। लोगोस मीन्स स्टडी होता है, तो जेनियोलॉजी मीन्स क्या हो जाएगा, जो किसी के फैमिली ट्री के बारे में स्टडी करता है। द प्रैक्टिशनर इज ए जीनियोलॉजिस्ट। क्लियर। आ गया था कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल इज कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग द प्रीफिक्स कॉन। कॉन को यूज करके, कॉन मीन्स क्या होता है, टुगेदर, याद रखना, कॉन मीन्स टुगेदर, तो वहीं से बना हमारा कंजेनिटल। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, और कॉन मीन्स टुगेदर। सो कंजेनिटल इज यूज्ड बोथ लिटरली और फिगरेटिवली। अब देखो, लिटरली और फिगरेटिवली क्या होता है गाइस, दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, पता है। देखो, कोई होता है कि कभी कभी हम कहते हैं कि कोई लिटरली रोता है, जैसे कहते हैं लिटरली वो रो रहा है, तो लिटरली जब रो रहा होता है तो वो रियल में रो रहा होता है, और उसकी आंखों से वो क्या होते हैं, आंसू बह रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं लिटरली रोना। बट कोई कोई क्या होता है, अंदर ही अंदर जब रोता है, तो कहते हैं कि, जैसे कि मान लो कहते हैं कि एग्जाम आज के जो क्वेश्चन जो आए थे ना, उन्होंने यार बिल्कुल रुला दिए। तो वो जो रुला दिए, वो जो बात है, वो कहाँ से आ रही है, कि क्या आप रियल में एग्जाम में रो रहे थे, नहीं, क्या हुआ, वो आप फिगरेटिवली बस आप कह रहे हो कि आप रो रहे थे, मतलब नहीं, आपको ऐसा फील हुआ रोने वाला, है ना, तो वो होता है फिगरेटिवली। और लिटरली क्या होता है, रियल में, वास्तव में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लिटरली, यानी वास्तव में आप रो रहे थे, तो वो हो गया वास्तव में, और फिगरेटिवली। आई होप आपको लिटरली और फिगरेटिवली भी समझ में आया होगा। तो जो कॉन्जेनिटल जो है वो लिटरली भी यूज होता है और फिगरेटिवली भी यूज होता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी में अगर कुछ मान लो अपने पेरेंट्स से कुछ हेरिडिटरी अगर आ गई, मान लो कुछ उसका खानदानी बीमारी है, तो वो बीमारी अगर उसमें आ गया, तो उसे हम कहेंगे लिटरली वो आ गया। बट अगर कोई इंसान, जैसे मान लो जैसे हम कहते हैं ना कि कंजेनिटल लायर के लिए अगर आप ले लो, तो कहते हैं कि ये खानदानी झूठा है, इसका तो पूरा खानदान ही झूठ बोलता है। तो ये फिगरेटिवली बस हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सभी झूठ ही बोलते आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हम फिगरेटिवली यूज़ कर देते हैं। तो कंजेनिटल लायर्स के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, तो ये होता है फिगरेटिवली, बस हम कह रहे हैं। बट अगर रियल में ऐसा, लिटरली अगर ऐसा है, तो हम लिटरली यूज करेंगे, और फिगरेटिवली मतलब बस कह दिया मैंने। तो ये होते हैं दोनों में फ़र्क। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। आगे हमारे पास ये क्लियर हो गया हमारा सेशन 14। ये कौन सा सेशन था, 15 सेशन, हाँ। अब देखो, इसमें हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े वो हम देखते हैं। तो ये सारे रूट वर्ड्स हमने पढ़े, जैसे हमारा हो गया नोटस, हमने पढ़ा, जैसे नोटोरियस बना है। समस पढ़ा, जिससे कंसमेड बना है। देखो, जिसका मतलब होता है, नोटस मीन्स नोन, समस मीन्स हाईएस्ट, कोरिजो मीन्स टू करेक्ट, सेट स्ट्रेट, वेटस मीन्स ओल्ड, सिनेक्स। देखो, सिनेक्स हमने पढ़ा था ओल्ड, जिसमें सीनेटर हमने पढ़ा था, याद करो, सीनेटर वो वाला। सीनेट मीन्स
सिनेक्स मतलब भी ओल्ड होता है, जेनेसिस मीन्स बर्थ, ओरिजिन, लोगोस मीन्स साइंस या स्टडी, इन क्या है, नेगेटिव प्रीफिक्स है, इनकॉरिजिबल जो यूज हुआ इनमें, तो ये इनसे बनने वाले इंग्लिश वर्ड्स भी आप लिख सकते हो आसानी से, बहुत सारे पढ़े अभी हमने, बहुत सारे आपके माइंड में होंगे भी पहले से, बहुत सारे लिख लेना आप। अब इनके प्रोनाउंसिएशन, दो कौन कौन से वर्ड्स हमने पढ़े, इतने सारे वर्ड्स हमने पढ़े, 17 वर्ड्स हमने पढ़े, उनके रहे प्रोनाउंसिएशन, अब इनको देख लेना प्रोनाउंसिएशन को, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये है मैच द फॉलोइंग, जैसे मैंने बताया मैच करने को, ऐसे ही मैच करना है। जेनिटल क्या हो गया, जेनेसिस क्या हो गया, हेरिडिटरी क्या हो गया, कब मैच कर सकते हो आसानी से, मैच कर लेना। ओके, उसके बाद ये इनके आंसर्स रहे, आगे देखो यस नो, इनको आपको करना है, फिर और भी यस नो रहे, इनके आंसर्स रहे, इनको करो, फिर आपको रिकॉल करना है वर्ड्स को, रिकॉल कर सकते हो आप, उसके बाद और भी वर्ड्स इनको रिकॉल करने के लिए इनके आंसर्स रहे, फिर आगे हमारा आता है सेशन 16 सेशन में हम पढ़ेंगे और कुछ वर्ड्स के ओरिजिन्स को और उनसे रिलेटेड वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आगे क्या हमारे पास, ऑफ टाइम एंड प्लेस, समय या जगह की बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, एक क्रॉनिक लायर हमने पढ़ा था, क्रॉनिक यानी जो बार बार झूठ बोलते हैं, याद करो, जो झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर एक झूठ को छिपाने के लिए झूठ, दूसरा झूठ, तो हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक लायर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ए क्रॉनिक लायर लाइज कॉन्स्टेंटली अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ए क्रॉनिक इनवैलिड इज इल टाइम आफ्टर टाइम फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली, ठीक है। उसके बाद द डेरिवेशन ऑफ द वर्ड इज ग्रीक क्रोनस, ये कहाँ से बना है, क्रोनस से बना है, ठीक है, ग्रीक वर्ड क्रोनस से बना है, जिसका मतलब होता है टाइम, जिसका मतलब क्या होता है टाइम, और इसके लिए जो नाउन यूज होता है वो क्रॉनिसिटी यूज होता है, ठीक है। अब देखो एनाक्रोनिज्म, अब एनाक्रोनिज्म क्या होता है गाइस, एनाक्रोनिज्म इज समवन और समथिंग आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ डेट, बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एरा, आइदर अर्लियर और लेटर। देखो क्या होता है, एनाक्रोनिज्म क्या होता है कि अभी प्रेजेंट टाइम से अगर रिलेट करके किसी चीज़ को चले, जैसे अभी सॉन्ग्स की बात करें तो 90s में देखो कैसे सॉन्ग्स चलते थे, किशोर दा के या फिर उनके सॉन्ग्स चलते थे, लता जी के सॉन्ग्स चलते थे, बट अभी की अगर हम बात करें तो अभी हमारा देखो कौन सा सॉन्ग चल रहा है, तो रैप सॉन्ग्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और आज से आगे अगर बात करें तो आगे क्या चलेगा हमें खुद नहीं पता। तो अगर हम किशोर दा के गाने आज बजाएं तो वो एनाक्रोनिज्म हो जाता है, ठीक है, यानी आउट ऑफ डेट हो गया, जैसे हम आउटडेटेड कहते हैं, ठीक है, आउट ऑफ टाइम हो गया, आउटडेटेड हो गया, इनके लिए यूज होता है, ठीक है। एनाक्रोनिज्म का मतलब ये होता है। सो ये किससे बना है, एना से बना है, जिसका मतलब होता है ए इज नेगेटिव, जिस तरह से ए का मतलब नेगेटिव होता है, उसी तरह से एनाक्रोनिज्म में एना मतलब भी नेगेटिव होता है। द एडजेक्टिव इज एनाक्रोनस एंड एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक, ठीक है, ये दोनों एडजेक्टिव यूज होते हैं। अब देखो इसका अगर सेंटेंस लिया जाए तो योर फ्रेंड टॉक्स थिंग्स ड्रेसेस एंड एक्ट्स एज इफ ही वर लिविंग इन द टाइम ऑफ शेक्सपियर, वो शेक्सपियर वो ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसी बातें करता है, ठीक है, ऐसी सोच रखता है जैसे मानो कि वो किस ज़माने में जी रहा हो, शेक्सपियर के ज़माने में जी रहा हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एनाक्रोनिज्म कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे एनाक्रोनिज्म का मतलब आउट ऑफ टाइम होता है गाइस, उसी तरह से समथिंग आउट ऑफ प्लेस अगर बात करें, ठीक है, गलत जगह की बात करें, जैसे हम गलत जगह में गलत चीज़ को ले आए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनकॉन्ग्रुअस यूज करते हैं, ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस, ए वर्ड कंबाइनिंग द नेगेटिव प्रीफिक्स इन, ओके, द प्रीफिक्स कॉन विद और टुगेदर, जिसका मतलब होता है विद और टुगेदर, कॉन का मतलब, एंड लैटिन वर्ब मीनिंग टू अग्री और कोरेस्पॉन्ड, ओके, और इसके जो नाउन यूज होता है वो क्या होता है, इनकॉन्ग्रुइटी। दस इट इज इनकॉन्ग्रुअस टू वेयर अ स्वेटर एंड स्लैक्स टू अ फॉर्मल वेडिंग, अगर मान लो हम किसी फॉर्मल वेडिंग में जा रहे हैं और वहाँ हम स्वेटर और स्लैक्स पहन के जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, उसे अनकॉन्ग्रुअस कहेंगे, ठीक है, अनकॉन्ग्रुअस सॉरी इनकॉन्ग्रुअस वेयर कहेंगे, ओके, क्योंकि वो जगह नहीं है, स्वेटर और स्लैक्स पहनने की वो जगह नहीं है, हम गलत जगह पहन के चले गए उसे, वहाँ तो फैंसी ड्रेसेस पहन के जाना होता है, ठीक है। बट हम क्या किए, हमने गलत कपड़े पहन के चले गए, तो वो क्या होगा, कह सकते हैं
समथिंग आउट ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अनकॉन्ग्रुअस कहेंगे, इनकॉन्ग्रुअस कहेंगे, बार बार अनकॉन्ग्रुअस कह रहा हूँ। ओके क्लियर। अब देखो आगे, इसी क्रोनोस पे बहुत सारे वर्ड्स बने हैं हमारे पास, जैसे क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, ये अपने वर्ड आपने सुना होगा, क्रोनोलॉजिकल, इन करेक्ट टाइम या ऑर्डर, कम्स फ्रॉम क्रोनोस, क्रोनोस से ये बना है, ठीक है। टू टेल अ स्टोरी क्रोनोलॉजिकली इज टू रिलेट द इवेंट्स इन द टाइम ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, ठीक है। अभी अगर हम कोरोना की बात करेंगे, अपने मान लो अपने बच्चों का अगर कोरोना की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्रोनोलॉजिकल कहलाएगा, क्योंकि वो अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, ठीक है। ये हमारे टाइम से मैच कर सकते, ठीक है। बट अगर हम आने वाले, आज से फ्यूचर में जाकर हम अपने बच्चों को सुनाएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ था हमारे टाइम में, एक कोरोना करके आया था, महामारी आई थी पूरे विश्व के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, एनाक्रोनिज्म हो जाएगा वो। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल समझ में आ गया। उसका देखो क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी क्या होता है, इज अ साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर एंड द एक्यूरेट डेटिंग ऑफ इवेंट्स। लोगोस तो मतलब पता ही आपको कि साइंस होता है, इसीलिए क्रोनोलॉजी का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, कि ये ऐसी साइंस है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, टाइम ऑर्डर एंड एक्यूरेट डेटिंग ऑफ इवेंट्स। हम अलग अलग इवेंट्स को डेटिंग करते हैं, ठीक है, उनकी डेट्स पे सेट करते हैं, उनके डेट पे सेट करते हैं। जैसे कोई कैलेंडर अगर बना रहा है, ठीक है, तो कोई क्रोनोलॉजिस्ट उस कैलेंडर को बनाएगा जो हर एक इवेंट्स को सही डेट पे आपके कैलेंडर में लिखेगा, ठीक है, कि ये इस तारीख को ये त्यौहार या फिर ये फेस्टिवल आने चाहिए। ओके, सो एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड इज क्रोनोलॉजिस्ट, जो इस काम को करता है वो क्रोनोलॉजिस्ट कहलाता है। और अ लिस्ट ऑफ इवेंट इन द टाइम ऑर्डर इन विच दे हैव अकर्ड और विल अकर। ओके, उसके बाद आता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है, कंबाइनिंग क्रोनोस विथ मीट्रॉन, क्रोनोस और मीट्रॉन मिलकर बनता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर में क्या होता है, मीट्रॉन का मतलब मेजरमेंट होता है। इज अ हाईली एक्यूरेट टाइम पीस, ये क्या होता है, बहुत ही एक्यूरेट टाइम पीस होता है, ठीक है। स्पेशली वन यूज्ड ऑन शिप्स, ये शिप्स पे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। क्रोनोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्रोनोमेट्री क्या होता है, एक्यूरेट टाइम को मेजर करने को क्रोनोमेट्री कहते हैं। द एडजेक्टिव इज क्रोनोमेट्रिक। ओके, देखो हमारी घड़ी क्या होती है गाइस, 5 मिनट स्लो होती है, किसी 5 मिनट फास्ट होती है, इस टाइप से होती है। बट ये जो होता है ये बिल्कुल क्रोनोमेट्री होता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, जिसे हम क्रोनोमेट्री कहते हैं। उसके बाद हमारा, अगर हम ऐड द प्रीफिक्स सीन, अगर हम सीन ऐड कर देते हैं किसमें, क्रोनोस में, तो क्या बन जाता है, और एक वर्ब सफिक्स है आइज, लास्ट में यूज होता है सफिक्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, सिंक्रोनाइज। ओके, एंड यू हैव कंस्ट्रक्टेड सिंक्रोनाइज इटिमोलॉजिकली टू टाइम टुगेदर और टू मूव हैपन, टू मूव हैपन और कॉज टू हैपन एट द सेम टाइम और रेट, ठीक है। किसी चीज़ के साथ साथ चलना, किसी चीज़ के साथ साथ किसी इवेंट का होना, हैपन, टू मेक हैपन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। इफ यू एंड योर फ्रेंड सिंक्रोनाइज योर वॉचेज यू सेट देम एट द सेम टाइम, अगर आप अपने फ्रेंड के वॉच से अपने वॉच को सिंक्रोनाइज करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में आपने टाइम बिल्कुल मैच कर लिया, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज कर लिया। क्लियर, समझ में आया सिंक्रोनाइज का मतलब। द एडजेक्टिव इज सिंक्रोनस एंड द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंक्रोनाइज इज सिंक्रोनाइजेशन। ये जो सिंक्रोनाइज है ये क्या है, एक वर्ब है, और इसका जो नाउन फॉर्म वो क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, डिजीज, सफरिंग एंड फीलिंग। अब देखो इसमें क्या है कि पैथोलॉजिकल इज डिजीज्ड ए पैथोलॉजिक कंडीशन, यानी कि बीमार हालत। दिस मीनिंग ऑफ द वर्ड इग्नोर्स द रूट लोगोज साइंस। देखो इसमें ये जो मीनिंग है, बीमार हालत, पैथोलॉजिकल कंडीशन, इसमें लोगोज का मतलब जो साइंस वाला मीनिंग है वो यहाँ पे इग्नोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपना इसका मीनिंग होता है। बट पैथोलॉजी इज अ साइंस और स्टडी ऑफ डिजीज। याद करो, हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ की, हम लोग अपने खून की जांच या फिर यूरिन टेस्ट के लिए जब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, किसी न किसी पैथोलॉजी में जाते हैं। पैथोलॉजी से क्यों कहते हैं गाइस, क्योंकि
लॉजी मीन्स तो पता है, वहाँ पे उसके एग्जामिन किए जाएंगे, उस पे जो स्टडीज़ किए जाएंगे आपके ब्लड सैंपल पे, वो हो गया लोगोज, उसके लिए लोगोज वर्ड आया, लॉजी वर्ड आया। बट पैथो मीन्स क्या होता है, बीमारी। आप जो वहाँ पे अपना ब्लड सैंपल लेके जा रहे हो, उसको क्या वो क्या करेंगे, उसमें से वो आपकी बीमारी को देखेंगे, इसमें कौन सी बीमारी है, जो बीमारी आपकी सस्पेक्टेड है वो बीमारी इसमें पाई जा रही है या फिर नहीं पाई जा रही है, तो इसी से बना है पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी जैसे वही हो गया साइंस और स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज की स्टडी करते हैं। इट्स नेचर कॉज क्योर। ओके, हाउएवर अनदर मीनिंग ऑफ द नाउन इग्नोर्स लोगोज एंड पैथोलॉजी मे बी मॉर्बिड डिजीज और एबनॉर्मल फिजिकल कंडीशन को भी हम पैथोलॉजी बोल देते हैं, बट मेनली क्या है, इन शॉर्ट सिंपली डिजीज, as in this case involves so many kinds of pathology that several different scientists are working on it. clear? तो पैथोलॉजी में क्या होते हैं, लोग बैठे होते हैं, साइंटिस्ट बैठे होते हैं, साइंटिस्ट तो नहीं कह देंगे, डॉक्टर साहब बैठे होते हैं जो क्या करते हैं, आपके ब्लड सैंपल्स को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, वो क्या कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ए पैथोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट हु एग्जामिन टिश्यू ऑफन बाय ऑटोप्सी और बायोप्सी। ऑटोप्सी और बायोप्सी क्या होता है, ये मैंने कल बताया आपको लास्ट क्लास में, वो आपको अगर पता नहीं, इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, आपको देखना है। ऑटोप्सी और बायोप्सी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, जिससे हम दोनों में से कोई एक ऐसा भी होता है गाइस जिसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं। किसे कहते हैं वो आप जाके क्लास में देखो, बुक पढ़ो, मैंने आपको बताया है, रिवाइज करो आप। ओके, सो पैथोलॉजिस्ट क्या होता है, हमारे टिश्यूज़ को एग्जामिन करते हैं। ओके, क्लियर? अब पैथोज, पैथोज जो वर्ड है ये ऐसे ही बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स में भी आते हैं, जैसे देखो यहाँ पे है। अब जो इंग्लिश वर्ड्स में आते हैं गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे, देखो, सबसे पहला होता है इफ़ यू फील और सफ़र विथ समवन यू आर सिंपैथेटिक। सो अगर आप किसी के साथ किसी के फीलिंग को अगर आप फील कर रहे हो, ठीक है, तो या फिर आप उसके साथ आप भी सफ़र कर रहे हो, यानी किसी चीज़ से पीड़ित हो, तो उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक होना। ठीक है, आप उसके साथ सिंपैथाइज करते हो, सिंपैथी दिखलाते हो। ठीक है, जो किससे बना है, सिम इज अ रीस्पेलिंग बिफोर द पी। सिम ग्रीक वर्ड आपके पास आता है एक प्रीफिक्स सिन। ठीक है, तो वहाँ पे एन को हटा के एम लगाया जाता है ताकि आगे आपके पी आ सके। ठीक है, इससे क्या बनता है, सिंपैथी बनता है। ओके, एंड द वर्ब इज सिंपैथाइज। ओके, देखो मैं आपको बतलाता हूँ, एक ये वर्ड आगे आपका हो गया सिंपैथिक, और एक आता आपका इम्पैथी। सिंपैथी और इम्पैथी, इन दोनों को पहले आप समझ लो अच्छे से, उसके बाद मैं आगे आपको और कुछ बतलाता हूँ। देखो दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, बस दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सिंपैथी और इम्पैथी में क्या होता है गाइस, जैसे मान लो आपके किसी फ्रेंड के किसी रिलेटिव की डेथ हो गई, मान लो, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, बट मान लो अगर किसी के फादर की डेथ हो गई, ठीक है, तो आप जब उसके फादर के डेथ की खबर जब आप सुनते हो, तो आपको उनके लिए क्या होता है, बहुत ही दुख होता है। ठीक है, तो आप बोलते हो, आप उन्हें कॉल करते हो, तो आप उन्हें सांत्वना देते हो कि यार कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा। अगर वो कॉल पे रो रहा होता है तो आप उन्हें चुप कराते हो कि यार कोई बात नहीं, जो है भगवान की मर्जी है। इस टाइप से हम क्या करते हैं, सिंपैथी, उनके लिए सिंपैथी जताते हैं। ठीक है, सहानुभूति जताते हैं कि ये बहुत गलत हुआ आपके साथ। बट इम्पैथी क्या होता है गाइस, इम्पैथी वो होता है कि अगर, जैसे मान लो कि अगर वो जो फील कर रहे हैं अपने फादर के डेथ को लेके, वो जो फील कर रहे हैं, अगर उसी फीलिंग को आप भी सेम फीलिंग के साथ आप फील कर रहे हो, उस खबर को आप अपने ऊपर ले रहे हो, तो वो होता है इम्पैथी। ठीक है, और ये कब होता है गाइस, जैसे देखो कि मान लो आपके फ्रेंड के जो फादर की डेथ हुई, ठीक है, उनके ऊपर जो बीत रही होगी, सेम उसके भाई के ऊपर भी बीत रहा होगा, क्योंकि उसके भी फादर की ही डेथ हुई है। ठीक है, तो दोनों के फादर की जो डेथ हुई, तो दोनों के बीच की जो फीलिंग है, वो उन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए इम्पैथी वाली फीलिंग हो गई। ठीक है, उसके लिए क्या हो गई, इम्पैथी वाली फीलिंग हो गई, सिंपैथी वाली नहीं। और आप और उनसे जो रिलेट कर रहे हो, वो क्या हुई, सिंपैथी वाली फीलिंग। क्लियर? इम्पैथी और सिंपैथी में क्या होता है, सिंपैथी में आप उनके लिए सहानुभूति दिखाते हो, आपको थोड़ा दुख होता है। बट इम्पैथी में क्या होता है, आप उस दुख को पूरी तरह से कंप्लीटली सेम टू सेम हूबहू फील कर रहे हो। ठीक है, डिट्टो अगर आप उसको फील कर रहे हो, तो वो हो गया इम्पैथी। आप जो दुख वो जता पा रहा है, वही दुख आप भी जता पा रहे हो, तो इम्पैथी हो गया। बट सिंपैथाइज में क्या होता है, सिंपैथी में क्या होता है,
कि आप उसको सहानुभूति दे रहे हो, आप उसको ये कह रहे हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो हो गया सिंपैथी। क्लियर? आप, आई होप आपको समझ आ गया सिंपैथी और इम्पैथी में क्या फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। क्लियर? अब अगला आता हमारे पास एंटीपैथी। एंटीपैथी क्या होता है गाइस, कि जब हम किसी के, जैसे मान लो आप जीते, मान लो आपने कोई पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में अगर आप जीते, ठीक है, तो आपके साथ जितने भी थे आपकी पार्टी से, वो तो सारे तो खुश हुए, ठीक है, बट आपके जो अपोजिशन में थे वो जो हार गए, ठीक है, उनके लिए आप जैसा फील कर रहे होगे, वो आपको बहुत खुशी हो रही होगी उनके हार देख करके, ठीक है। आपके जो अपोजिशन वाले जो हार गए, उनको देख करके आपको क्या हो रही है, बहुत खुशी हो रही हो, लेकिन उसके लिए किसी न किसी को सिंपैथी भी हो रही होगी, ठीक है। बेचारा हार गया, बहुत मेहनत किया था बेचारे ने, वो हार गया, बट आपको उसके लिए सहानुभूति नहीं हो रही है, बल्कि आपको एंटीपैथी हो रही है, अपोजिट हो रही है। वो जिस बात पे दुखी है, उसी बात पे आप क्या हो रहे हो, खुश हो रहे हो, ठीक है। तो इस अपोजिट फीलिंग को हम क्या कहते हैं, एंटीपैथी कहते हैं, ठीक है। जिस बात से उन्हें दुख हो रहा है, उस बात पे आप क्या हो रहे हो, खुश हो रहे हो, ठीक है। तो उनके फीलिंग के आप क्या हो, अगेंस्ट हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटीपैथी। जो बना किससे है, एंटी से बना, जिसका मतलब ये होता है अगेंस्ट, ठीक है। इफ़ यू एक्सपीरियंस एंटीपैथी टू पीपल और थिंग्स, यू फील अगेंस्ट देम। आप उनके लिए अपोजिट फील करते हो, ठीक है। उनको अपने हार पे दुख हो रहा है, लेकिन आपको क्या हो रहा है, सुन के बहुत मज़ा आ रहा है कि चलो अच्छा हुआ हार गया, है ना। यू फील स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। द एडजेक्टिव इज एंटीपैथेटिक। इसे हम क्या कहेंगे, इसके लिए एडजेक्टिव यूज होता है, एंटीपैथेटिक यूज होता है, ओके। अब एक होता है एपैथेटिक। एपैथेटिक क्या होता है गाइस, इसको गौर से सुनो। जैसे, बट यू मे हैव नो फीलिंग एट ऑल, जस्ट इंडिफरेंस, लैक ऑफ एनी इंटरेस्ट, इमोशन और रिस्पॉन्स, कंप्लीट लिस्टलेसनेस। देखो इसमें क्या होता है कि आपने जैसे देखा कि मान लो कि आप कहीं से गुजर रहे हो, रोड पे आपको एक्सीडेंट हुआ, पड़ा हुआ आपको दिखाई दिया कि कोई इंसान एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। तो अगर वो इंसान मान लो क्या कहते हैं, कोई क्रिमिनल हो, तो आपको लगे, आप क्या होगा, खुश होगे। उसके फैमिली तो दुखी होंगे, बट आपको क्या होगा, खुशी होगी उसकी डेथ देख करके, तो उसके लिए तो आपको एंटीपैथी हो गई उसकी फैमिली से। बट अगर कोई स्ट्रेंजर आदमी, ठीक है, कोई अगर स्ट्रेंजर आदमी की डेथ हो गई, तो आपको उससे ना खुशी होगी ना दुख होगा, ठीक है। दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। तो ऐसी जो फीलिंग होती है उसे हम एपैथेटिक बोलते हैं, एपैथेटिक बोलते हैं, ठीक है। और इस फीलिंग को हम एपैथी बोलते हैं, जिससे आपको ना दुख हुआ ना किसी बात की खुशी हुई। अगर वो क्रिमिनल होता और डेथ हो जाती उनकी, तो हम बहुत खुश होते, ठीक है, कि चलो ठीक ही हुआ। बट उसकी फैमिली के लिए तो अब भी दुख है, क्योंकि फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है, वो दुखी है, बट आपके लिए क्या हुई, खुशी हुई। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एंटीपैथी हो रही है आपकी। बट अगर कोई स्ट्रेंजर की डेथ हुई, तो हम क्या बार बार समझा रहे हैं आपको कि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही होता है एपैथेटिक, ठीक है। सो देन यू आर एपैथेटिक। ए वर्ड आया है जैसे, जिसका मतलब ये होता है नेगेटिव प्रीफिक्स, ठीक है, और एपैथी यूज हो गया। उसके बाद मैंने आपको इम्पैथी भी बता ही दिया, इम्पैथी क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, देखो अब आता है समवन इज पैथेटिक। अगर कोई पैथेटिक है, हु इज ऑब्वियसली सफरिंग। पैथेटिक अगर हम कहते हैं, पैथेटिक कंडीशन तब होती है लोगों की, मान लो किसी की पैथेटिक कंडीशन है, तो आप उसे देख करके आपको दया आ जाती है, ठीक है। उसे देख करके, जैसे मान लो आप, बहुत बार होता होगा कि आप किसी गरीब इंसान को देखते हो जिसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं है, तो आपको देख के उन्हें दया आ जाती है। आप कहते हो ये कैसी पैथेटिक कंडीशन है इसकी, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पैथेटिक कंडीशन कहते हैं। सच ए पर्सन में अराउज सिंपैथी और पीटी, ये आपके मन में, ठीक है, उन्हें देख करके आपके मन में सिंपैथी, सहानुभूति जागृत हो जाती है उसके लिए, ठीक है। ए पैथेटिक स्टोरी इज अबाउट सफरिंग एंड अगेन इज लाइकली टू अराउज सैडनेस, शोरो और पिटी। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। किसी को देख करके आपको जो बुरा फील होता है, तो उसे हम कहते हैं पैथेटिक, कहते हैं कितनी पैथेटिक कंडीशन है उसकी। हाउ कैन वन पर्सन रीड द माइंड ऑफ अनदर। अब देखो ये क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आप किसी के
माइंड को पढ़ सकते हो, मतलब कि आपको कोई उससे कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन होता है इसे कहते हैं टेलीपैथी। पहले तो इस वर्ड को समझ लो, टेलीपैथी किससे बना है? टेली यानी कि डिस्टेंस, एंड पैथोस, ठीक है, फीलिंग। पैथोस यहाँ पे पैथोस का मतलब क्या है? फीलिंग। उसके फीलिंग को आप दूर से ही समझ पा रहे हो, ठीक है। तो हम उसे क्या कहेंगे? टेलीपैथिक, टेलीपैथी बोलते हैं, ठीक है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन पीपल कैन फील ईच अदर थॉट फ्रॉम डिस्टेंस, व्हेन दे हैव ESP। ESP क्या होता है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसे हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस। याद करो, सिक्स्थ सेंस, सिनिक पढ़ाया था मैंने आपको ना। तो सिक्स्थ सेंस अगर किसी के पास हो और वो उससे आप ये कर पा रहे हो, जैसे आपने किसी बच्चे का माँ बच्चे के बीच का प्यार देखा है। बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है, बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, फिर भी वो माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, ठीक है। तो ये हो गया बिना किसी, ठीक है, विदाउट एनी यूजिंग स्पीच, राइटिंग और अदर नॉर्मल मेथड। किसी भी नॉर्मल मेथड के बिना ही समझ जाती है माँ कि मेरे बच्चे को क्या परेशानी है, ठीक है। देखो जैसे ये है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल किस चीज़ की? टेलीपैथी की सबसे बेस्ट एग्जांपल यही हो, आपको मैं बता सकता हूँ कि इसमें क्या होता है कि बिना कहे, बिना नॉर्मल मेथड्स का यूज़ किए ही एक दूसरे के माइंड को पढ़ लेना दूर से ही, टेलीपैथी हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? देखो अब आगे, ये समझ में आ गया। जैसे आपने बहुत सारे लवर्स को भी देखा होगा, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ जाते हैं दूर से ही, है ना, तो वो टेलीपैथी कहलाती है। अब आगे देखो, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो इसके रूट वर्ड्स कौन कौन से पढ़े हैं हमने इसमें। तो ये रहे रूट वर्ड्स, जैसे क्रोनोस पढ़ा हमने, एना और ए पढ़ा, कॉन, इन, लोगोस, मेट्रॉन, सिन, आइज, पैथोस, एंटी, एन, एम, टेली, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े। ये इनके मीनिंग्स रहे और इन सबको वर्ड्स लिखने हैं, लिख लोगे। क्लियर? अब आगे बढ़ो फटाफट से। ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े, इनको आपको देखना है और इनके प्रोनाउंसिएशन को देखना है। अब आगे देखो, कुछ और वर्ड्स रहे, उनके प्रोनाउंसिएशन यहाँ रहे। फिर मैच द फॉलोइंग, इनको फटाफट से मैच करो। आप वीडियो पॉज करो, मैच करो। टेलीपैथी, सिंपैथी, क्रोनोमेट्री, क्रोनोमीटर, ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, इनको आप मैच करो, बहुत ही मज़ा आएगा आपको मैच करने में। ये इनके आंसर्स रहे, ये इनके मैच करने, इनके आंसर्स रहे, ठीक है। फिर आगे देखो, ये यस नो रहा, इसके इन देखो क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है? एक सही क्रम में। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में ये हैं, देखो 1492, 1941, 1586। देखो ये तो ना तो असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है, तो ये क्या हो गया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ये सही क्रम में नहीं है। क्लियर? तो यही था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस तरह से आपको सारे वर्ड्स को देखना है और यस नो मारना है। उसके बाद फिर आपका हो गया रिकॉल द वर्ड्स, इन वर्ड्स को रिकॉल करो आप। ये वर्ड्स रहे, ये इनके आंसर्स रहे। फिर आता है सेशन 17, इसमें क्या पढ़ेंगे? फिर से हम कुछ वर्ड्स के ओरिजिन्स को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड वर्ड्स को पढ़ेंगे। सो चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारा अगला ओरिजिन्स और रिलेटेड वर्ड्स क्या है हमारे पास। सो द फर्स्ट वन इज नोइंग। देखो साइकोपैथ्स कमिट एंटी सोशल और अनकॉन्शनेबल एक्ट्स। ये तो आपको पता है, साइकोपैथ्स जो होते हैं वो थोड़े से पागल किस्म के होते हैं, और वो क्रिमिनल्स जो होते हैं, वो साइकोपैथ क्रिमिनल जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही एंटी सोशल वर्क करते हैं, ठीक है। वो उनके क्राइम्स बहुत एंटी सोशल साबित होते हैं। दे आर नॉट ट्रबल्ड बाय कंसाइंस, गिल्ट, रिमर्स, इटीसी। उनमें खुद की अंतरात्मा, सोचने की क्षमता, उनको किसी बात का गिल्ट है ना, रिमोर्स अंदर ही अंदर जैसे हम लोगों को बुरा लगता है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है उनमें। जो साइकोपैथ्स होते हैं वो किसी भी क्राइम करने से पहले सोचते नहीं हैं, ठीक है। उनकी खुद के कहते हैं ना अंतरात्मा उनकी बिल्कुल ही नहीं होती है, तो ऐसे क्या कहलाते हैं? साइकोपैथ्स कहलाते हैं। सो देखो, अनकंसर्नेबल और कंसाइंस आर रिलेटेड इन डेरिवेशन। द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम शियो, ये कहाँ से आया? शियो से आया है, अनकंसर्नेबल, शियो। नो द सेकेंड फ्रॉम लैटिन साइंस। अब जो सेकेंड वाला जो है कंसाइंस, ये साइंस से आया है, नोइंग, ठीक है। शियो मीन्स भी होता है टू नो, और साइंस मीन्स भी होता है नोइंग। एंड बोथ यूजिंग द प्रीफिक्स कॉन, दोनों ही किस प्रीफिक्स को ले रहे हैं? कॉन मीन्स टुगेदर। कॉन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। इटिमोलॉजिकली देन योर कंसाइंस इज योर नॉलेज विद अ मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आपकी कंसाइंस का मतलब क्या हो गया गाइस? कि आपकी जो नॉलेज है उसे हम कंसाइंस कहते हैं, लेकिन कौन सा नॉलेज? जिसमें मॉरल सेंस हो, क्या गलत है क्या सही है,
उस चीज़ की आपको नॉलेज है तो ही वो क्या कहलाएगा, आपका कंसाइंस कहलाएगा, ठीक है। इफ़ यू आर कंशनेबल योर कंसाइंस इज अनकंशनेबल योर कंसाइंस इज नॉट वर्किंग, आपका जो कंसाइंस है वो काम नहीं कर रहा है तो हम उसे उस कंडीशन को क्या कहेंगे, अनकंशनेबल कहेंगे, ठीक है। और यू हैव नो कंसाइंस, इसके लिए जो नाउन वर्ड यूज होता है अनकंशनेबलनेस और अनकंशनेबिलिटी, ठीक है। तो कंसाइंस और अनकंशनेबल मतलब समझ में आ गया आपको। देखो कंसाइंस ऑल्सो कम ऑल्सो फ्रॉम कॉन प्लस सीओ इज नॉलेज और अवेयरनेस, ठीक है, ऑफ वंस इमोशंस एंड सेंसेशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड वन। उसका था साइंस फ्रॉम सीन्स, ये भी साइंस जो है, साइंस वर्ड भी साइंस से आया है, इज सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एज अपोज्ड फॉर एग्जाम्पल टू बिलीफ फेथ इंस्टीट्यूशन गेस वर्क। देखो साइंस का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में अगर मिल रही है आपको तो हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है, जो सीन से ही बना है, उसे साइंस वर्ड से ही बना है, ठीक है। अब आगे देखो, उसी तरह से हम साइंस में ओमनीज का अगर यूज कर दें, ठीक है, साइंस में हम ओमनीस लैटिन को ऐड कर दें तो बन जाता है हमारा ओमनीशियंट। शियंट साइंस मीन्स क्या होता है, जानना, एंड ओमनी मीन्स ऑल, सो ओमनीशियंट का मतलब हो गया ऑल नोइंग, ठीक है। जिसे हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या होता है, जो हर जगह प्रेजेंट हो, तो उसे हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। उसी तरह से ओमनी मीन्स ऑल एंड साइंस मीन्स नोइंग, तो क्या हो गया, ऑल नोइंग, ओमनिशियंट, एंड द नाउन इज ओमनी साइंस। उसका आता है अगर हम प्रीफिक्स प्री यूज करते हैं तो साइंस में तो क्या बन जाएगा, प्रीशियंट बन जाएगा। प्रीशियंट मीन्स क्या हो जाएगा, नोइंग अबाउट इवेंट्स बिफोर दे अकर, ठीक है, जैसे हम कहते हैं भविष्यवाणी करना। जैसे साइकिक लोग जो होते हैं, साइकिक लोगों को क्या होता है, सिक्स्थ सेंस जो होता है उससे पहले ही उन्हें आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि ये होने वाली है। और पोजेस्ड ऑफ अनयूजुअल पावर्स ऑफ प्रेडिक्शन, जो प्रेडिक्ट करते हैं किसी चीज़ को, द नाउन इज प्री साइंस, ओके। एंड फाइनली एड द नेगेटिव प्रीफिक्स नी साइंस, नी को साइंस में अगर हम ऐड कर दे तो क्या बनता है हमारा, निशियंट बनता है। इसको मतलब कहते हैं नॉट नोइंग और इग्नोरेंट, जिसको कहते हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इससे हम क्या कहेंगे, निशियंट कहेंगे। कैन यू बाय एनालॉजी विद द प्रीवियस टू वर्ड्स राइट द नाउन ऑफ द निशियंट, निशियंट के लिए आप नाउन लिख सकते हो, जैसे मैंने इसमें लिखा ओमनी साइंस प्री साइंस, उधर से निशियंट के लिए क्या बन जाएगा, निशियंस बन जाएगा, निशाइंस बन जाएगा, इस टाइप को कुछ बनेगा, जो कुछ बनेगा वो आप बताओ। अब देखो अगला आता है फुल सम ऑफ द पीपल, हम कुछ लोगों को ही फुल बना सकते हैं, सबको नहीं, तो ऐसे क्या कहलाता है, फुल सम ऑफ द पीपल। ग्लीब इज फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश रूट दैट मीन्स स्लीपरी, ठीक है। ग्लीब कहाँ से आया, एक इंग्लिश रूट वर्ड से ही आया, इसका मतलब भी होता है स्लीपरी, ठीक है। ग्लीब लायर्स और ग्लीब टॉकर्स इस टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं, स्मूथ और स्लीपरी। दे हैव रेडी आंसर्स, ये जो स्लीपरी ग्लीब लायर्स होते हैं या ग्लीब टॉकर्स होते हैं, इनके पास आंसर, जिसे हम कहते हैं हाजिर जवाब, याद करो, ग्लीब टॉकर्स को हम कहते हैं हाजिर जवाब। आप उनसे कुछ बोलो, उनके हाजिर जवाबी तुरंत किसी चीज़ के तबाक से वो जवाब दे देते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम ग्लीब टॉकर्स। ग्लीब लायर्स सबको पता ही है, जो फटाक से झूठ बोल देते हैं, मुंह में होता है झूठ उनका। एंड परसुएसिव एयर, बट सच इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ल्ड दे फूल ओनली द मोस्ट निशियंट, ये जो लोग होते हैं ये कुछ ही लोगों को, ठीक है, जो निशियंट लोग हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, निशियंट मीन्स नॉट नोइंग एनीथिंग, जो निशियंट लोग हैं उन्हीं को ये बुड़बक बना सकते हैं, ठीक है, अपने झूठ से, बाकी किसी को नहीं। सिंसेरिटी, कन्विक्शन, और इस नाउन को हम क्या कहते हैं, ग्लीबनेस कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे देखो क्या हमारे पास, हर्ड्स एंड फ्लॉक्स, जिसका मतलब होता है झुंड, ठीक है, हर्ड और फ्लॉक्स मीन्स झुंड। सो एग्रीजियस इज फ्रॉम लैटिन ग्रेक्स और ग्रेगिस, हर्ड और फ्लॉक, जिसका मतलब होता है हर्ड और फ्लॉक। एंड एग्रीजियस लाई, एक्ट, क्राइम, मिस्टेक, etc इज सो एक्सेप्शनली, ये जो झूठ बोलते हैं ये बहुत ही एक्सेप्शनली झूठ बोलते हैं, ठीक है, ये इस लेवल पे झूठ बोलते हैं जो बहुत ही विशियस होता है, दैट इज कॉन्स्पिशियसली स्टैंड्स आउट, ठीक है, ई फॉर आउट, जो बहुत ही बड़े लेवल पे झूठ बोलते हैं और इनसे बहुत बड़ी हानि पहुंचती है लोगों को, ठीक है।
और ये लोगों से क्या कहते हैं कि एक तरह से आपको ग्रुप से बिल्कुल अलग कर देते हैं, लोगों की नज़रों में आपको गिरा देते हैं, ठीक है। समाज में, सोसाइटी में आपको लोग बिल्कुल अलग नज़रिए से आपको देखने लगते हैं। सो ये किससे बना है? एक्स से बना है। इसका मतलब होता है आउट, लोगों से बाहर कर देते हैं। फ्रॉम द हर्ड फ्लॉक ऑफ अदर बैड थिंग्स, ये आपको क्या करते हैं, और भी जो बैड थिंग्स हैं उनसे बिल्कुल ये अलग कर देते हैं, ये इस लेवल पे होते हैं। और इसके जो नाउन है वो क्या है? एग्रीजियसनेस है, ठीक है। सो ए पर्सन हु एंजॉयज कंपेनियनशिप, हु इटिमोलॉजिकली लाइक टू बी विद द हर्ड, द रिचेज, हु रिचेज आउट फॉर फ्रेंड्स एंड इज हैप्पीएस्ट व्हेन सराउंडेड बाय पीपल, सच ए पर्सन इज ग्रेजियस। अब देखो ग्रेजियस पर्सन किसे कहते हैं? एग्रीजियस मतलब को समझ में आ गया। ग्रेजियस पर्सन कौन कहलाते हैं? जिनको कंपेनियनशिप पसंद है, लोगों का साथ, लोगों के साथ घूमना फिरना, फ्रेंड्स बनाना, अच्छे फ्रेंड्स के साथ, पीपल के साथ सराउंडेड रहना, ठीक है। ऐसे लोग क्या होते हैं? ग्रेजियस लोग कहलाते हैं, ठीक है। सो एक्सट्रोवर्ट्स आर ऑफ कोर्स ग्रेजियस। एक्सट्रोवर्ट्स जो लोग होते हैं वो तो ग्रेजियस होते ही हैं बाय नेचर, आपको पता ही एक्सट्रोवर्ट्स कैसे होते हैं। दे प्रेफर ह्यूमन कॉन्टैक्ट, कन्वर्सेशन, लाफ्टर, हंसी मजाक करना, लोगों के साथ बैठना, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, बहुत सारे ये करना। सो इंटर रिलेशनशिप्स टू सॉलिट्यूड, इस तरह के कामों में एक्सट्रोवर्ट्स को मज़ा आता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रेजियस कहलाते हैं, ठीक है। ग्रेजियस का मतलब क्या होता है? कंपेनियनशिप। सो सफिक्स नेस एज वी नो कैन बी एडेड टू एन एडजेक्टिव। अगर हम नेस का यूज़ करते हैं किसी एडजेक्टिव में तो वो क्या बन जाता है? हमारा नाउन बन जाता है। तो आप ग्रेजियस में क्या लगाओगे? ग्रेजियस में नेस लगा दो तो क्या बन जाएगा? आपका नाउन बन जाएगा। तो यहाँ पे बना सकते हो ग्रेजियसनेस, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है कि एड द प्रीफिक्स कॉन। अगर हम कॉन प्रीफिक्स का यूज करें जिसका मतलब टुगेदर होता है, ठीक है, टू ग्रेक्स और ग्रेजियस टू गेट द वर्ब कॉन्ग्रीगेट, जिससे हमारे क्या मिलता है? कॉन्ग्रीगेट मिलता है, ठीक है। कौन यूज़ करें अगर ग्रेगिस में या ग्रेक्स में तो हमें क्या मिलता है? कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट मीन्स क्या होता है? कॉन्ग्रीगेट कॉन्ग्रीगेट मीन्स क्या होता है? व्हेन पीपल गैदर टुगेदर इन अ हर्ड और फ्लॉक, जब एक झुंड में लोग जमा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेट होना कहते हैं, ठीक है। और इस नाउन को क्या कहते हैं हम? कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद कॉन मीन्स टुगेदर होता है, इसलिए सब क्या होता है? जमा होने को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेट करना कहते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है ऐसी, जिसका मतलब होता है अपार्ट होना, अलग अलग होना। टू बिल्ड वर्ब सेग्रीगेट, जिससे सेग्रीगेट का मतलब आपको वैसे भी नॉर्मली भी पता होगा। सेग्रीगेट मीन्स क्या होता है? लोगों को सेपरेट करने को हम सेग्रीगेट करना कहते हैं, ठीक है, अलग अलग करना। सो पुट पीपल और थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द हर्ड, लोगों को हर्ड से, झुंड से क्या करना? अलग करना। उसके बाद हमारे पास आता है प्रीफिक्स ऐड। ऐड के हम अगर यूज़ करें, इसका मतलब होता है टुवार्ड्स, किसी की तरफ जाना, ठीक है। एक दूसरे की तरफ जब लोग आते हैं तो उससे क्या बनता है? ऐड वर्ड होता है। ऐड चेंजेस टू एजी, एग, ठीक है, बिफोर अ रूट स्टार्टिंग विथ जी। अगर कोई जी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे अगर हम ऐड का यूज़ करेंगे तो जी लगा देंगे, डी को हटा करके। ओके, सो यहाँ से क्या बन जाता है? हमारे पास एग्रीगेट बनता है। एग्रीगेट मीन्स क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब भी सेम होता है जो कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है, ठीक है। द वर्ब एग्रीगेट ऑल्सो मीन्स टू कम टुगेदर, टू और टुवार्ड्स द हर्ड, झुंड की तरफ आगे जमा होना। दैट इज टुगेदर इनटू अ मास होल, और बाय एक्सटेंशन टू टोटल और अमाउंट टू, ठीक है। एक जगह क्या होना, इसका मतलब भी वही होता है, सेम चीज़, एग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट होना या फिर एग्रीगेट होना, यानी एक जगह पे जमा होना। और सेग्रीगेट मीन्स क्या होता है? अलग अलग होना। क्लियर? तो ये थे आज की क्लास। अब हम आगे देखते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े इसमें, ठीक है, जो हमारे इटिमोलॉजीज हैं। देखो ये सारे हमने रूट्स पढ़े, इन रूट्स का यूज़ किया हमने। ग्रेक्स, ग्रेजिस का मतलब क्या होता है? हार्ड या फ्लॉक। ई और एक्स मीन्स होता है आउट। नेस, कॉन, एड, अन, शियो, साइंस, ओमनिस, प्री, नी, सी, इयन, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े। क्लियर? आगे देखो, इनसे आपको इंग्लिश वर्ड्स लिखने हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद आगे हमारे पास आते हैं, ये जो वर्ड्स हमने पढ़े उनके प्रोनाउंसिएशन देखो, ये रहे प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप। उसके बाद आपको यस नो है, यस नो आप कर लोगे, ठीक है। ये रहे उनके आंसर्स। फिर आगे देखो, वर्ड्स को रिकॉल करना है हिंट के साथ, हिंट दिए हुए आपको, ये आंसर्स रहे। फिर देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हर बार लास्ट में मिलते हैं आपको। हाईली स्किल्ड को हम क्या कहते हैं?
कंसमेट कहते हैं। बियॉन्ड रिफॉर्म को क्या कहते हैं, इनकॉरिजिबल कहते हैं। डेटिंग फ्रॉम बर्थ, इसे हम क्या कहते हैं, डेटिंग फ्रॉम बर्थ कॉन्जेनिटल होता है। आउटस्टैंडिंग बैड, इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीजियस। उसके बाद साइंस ऑफ हेरिडिटी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। इस तरह सबको ABCD में लगाने हैं टिक। ये तो बहुत ही मज़ेदार है, सबको टिक लगाओ आप। ये रहे उनके आंसर्स। फिर आगे ये सारे रूट हमने पढ़े, देखो इन रूट्स का मीनिंग आपको इस बार लिखना है, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब इनको क्या करना है, मीनिंग्स लिखना है। मीनिंग्स आप लिख लोगे और यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है आज की, ठीक है। तो ये रहे लायर्स के बारे में, ठीक है। ये इनके आंसर्स रहे। लायर्स के बारे में हमने पढ़े, कितने तरह से झूठ बोलते हैं लोग हमारे आसपास और कितने तरह के झूठे होते हैं, ठीक है। तो इतने तरह के झूठे लोग हमारे आसपास अभी भी रह रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पढ़ने में, मतलब ये क्लास करने में बहुत ही मज़ा आया होगा और आपने इस क्लास को बहुत इन्जॉय किया होगा। सो मिलते हैं अब अगले क्लास में। आज तक जो हमने पढ़े इनको आपको क्या करना है, अब बुक लेकर के बुक में पढ़ने हैं, ठीक है। और आगे हम फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे, हालांकि इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम और आगे अगले चैप्टर को देखते हैं उसमें क्या है हमारे पास, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट ऑफ लक।